दुनिया की हर इंडस्ट्री हमेशा प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर वो इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के अंदर प्रोग्रेस नहीं करती, इवॉल्व नहीं करती, तो वो खत्म हो जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री बड़े सालों से काम कर रही है और हम उस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। घबराइए नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री है बेगरी इंडस्ट्री। फकीर और मंगन वाले जिनको हम 10 रुपए देते हुए, 50 रुपए देते हुए जरा नहीं कतराते और हमेशा इबादत का सोचते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए कि अगर हम इनको पैसे नहीं देंगे या बद्दुआ लग जाएगी इनकी अगर हमने इनको पैसे ना दिए। आज हम इन बेगर्स के बारे में बात करेंगे कि जिनका एक नया ओरा और नया एरा आ चुका है कि जिसके मुताबिक ये लोग अपनी प्रैक्टिसेस बिल्कुल चेंज कर चुके हैं। हमें वही चूरन बेचना है मगर थोड़े से ट्विस्ट के साथ। रोड पे पैसे मंगवा रहे, शर्म आ रही? कोई नहीं भाई, सिया मेहनत मजदूरी कर साढ़े को सबूत ही गए, वीडियो है। मेरा नाम है शौकत भिखारी। मैं रोज का 1000 मुल्तान में कमा रहा हूँ। शौकत भिखारी मुल्तान की सड़कों का शहजादा बन गया, भीख मांग मांग का। एक दिन कितने पैसे कमाते होते? 2500। ਅਸੀਂ ਕਚਰਾ ਕੁਚਰਾ ਚੁਗਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਚਰਾ ਚੁਗਨੇ ਆ ਕਤਰ ਵਗੈਰਾ ਦਰਜੀਆਂ ਤੋਂ। चल जरा, चल ठीक है ना, लो ठीक है ना। तो बेगरी यानी फकीर मांगने वाले, इनका जो एक सिस्टम है बहुत रिफाइंड हो चुका है, बहुत स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं, बहुत प्लान के साथ। इनके कपड़े, इनके एक्सप्रेशंस, इनके डायलॉग्स और इनकी लोकेशंस पूरी तरह प्री प्लान्ड होती हैं कि कहाँ पर कौन सा बंदा खड़ा करना है और कितने टाइम तक खड़ा करना है और किस उम्र का किसके साथ खड़ा करना है। तो सबसे पहले जो ट्रेंड आजकल मांगने का आ चुका है उसमें आपने लाहौर की और पंजाब के डिफरेंट सड़कों के ऊपर कभी ना कभी एक सड़क के ऊपर एक आंटी और उसके साथ उसकी बेटी बुरके में मलबूस ऐसे करके खड़े होते हुए जरूर देखा होगा। दोनों बड़ी ही लाचार, बोलेंगी कुछ नहीं, जिस तरह से काम लेंगी और आपको इस तरह गिल्ट में डालेंगी प्राइम लोकेशंस के ऊपर खड़े होके कि आप उनको पैसे देने पर मजबूर हो ही जाते हैं। और ये वाला तरीका बहुत ज्यादा काम आता है। वो बात ज्यादा नहीं करेंगी और एक्सप्रेशन से हमदर्दी लेने की पूरी कोशिश करेंगी। और ज्यादातर इनके जो खड़े होने की टाइमिंग होती है वो सुबह की टाइमिंग होती है जब सब लोग ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं और शाम को आ रहे होते हैं। और हम उनको पैसे देते हुए ये समझते हैं कि यार इज्जतदार लोग हैं, मजबूरी में मांग रहे हैं, क्या हो जाता है 10 रुपए देने से। हम ये देकर अपना हेलमेट पहनकर आगे निकल जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इंडस्ट्रीज इवॉल्व होती हैं, चीजें बदलती हैं, तो इसमें भी डिफरेंट ट्रेंड्स हैं। हम उन डिफरेंट ट्रेंड्स के बारे में बातें करेंगे आज। अब दूसरे तरीका पता क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी भी अंडरपास से गुजर रहे होते हैं, आप किसी भी लाहौर की सड़क से गुजर रहे हैं, आप गुलबर्ग जा रहे हैं, आप DH जा रहे हैं, कहीं भी इस इलाके में जा रहे होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक फुटपाथ के ऊपर उसके आसपास में कहीं ना कहीं एक ऐसा बच्चा जरूर आपको मिलेगा जिसने बिस्किटों वाली एक परात, एक जो थाली होती है वो पकड़ी होती है और आधे बिस्किट नीचे फुटपाथ पे गिरे होते हैं और वो टूटे होते हैं और वो यूं करके बैठा होता है जैसे रो रहा है, कुछ कर रहा है। और मेरे और आप जैसे लोग मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर वहाँ से गुजर रहे होते हैं और जब वो देखते हैं यार सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, मजदूर है, ये उसके बिस्किट गिर गए हैं, यार उसको पैसे देने की ज़रूरत है हमें, और वो बेचारे के बिस्किट टूट गए हैं, वो बेरोजगार हो चुका है, तो हम साइड पे लगते हैं, उतरते हैं मोटरसाइकिल से, गाड़ी से और उसको पैसे देते हैं। जबकि एक प्री प्लान टेक्निक होती है मांगने की। इसको स्टेज्ड फुटपाथ सीन कहा जाता है, जिसपे आप स्टेज के तौर पर फुटपाथ को यूज करते हो और मांगते हो। तीसरी कैटेगरी वो आएगी जब आप हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, किसी मेडिकल सेंटर्स के पास से जा रहे होते हैं, इवन यूनिवर्सिटीज, और यूनिवर्सिटीज के बाद बस स्टॉप्स और जो स्टेशन होते हैं वहां पर आपको एक बंदा मिलेगा, उसने इतनी लंबी चौड़ी फाइल पकड़ी होगी, ठीक है, फोटोशॉप्ड, उसके अंदर डिफरेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे और आगे बड़े अदब से आएगा और आपसे कहेगा सर मेरी अम्मी का इलाज होना है, मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, मेरे रिकॉर्ड्स देखिए, सब अच्छा है। और आप उस टाइम जल्दी में होते हैं, आपने निकलना होता है, आपको जल्दी होती है, तो आप जेब से बटुआ निकालते हैं, पैसे निकालते हैं और उसको दे देते हैं। यहाँ तो उसने हाथ में ड्रिप पकड़ी होगी, यहाँ तो उसके पास फेक मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, और चूंकि हम इतने नरम दिल होते हैं कि हम उनको पैसे दे देते हैं। हकीकत ये है कि वो जो रिकॉर्ड्स आपको दिखा रहा होता है वो प्राइमरीली फोटोशॉप्ड होते हैं, फोटोकॉपी वाले होते हैं, उनका कोई बैकग्राउंड होता ही नहीं है, उस तरह का कोई पेशेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा होता। और ये लोग टारगेट बनाते हैं उन लोगों को कि जो बड़े मासूम से नजर आ रहे होते हैं, जो आपको शक्ल से लग रहा होता है कि ये आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि इनको भी पता होता है कि अगर इनको कोई दूसरा बंदा टक्कर जाए तो वो कभी भी इनको पैसे नहीं देगा। और उसके बाद फेक डिसेबिलिटीज वाले, और साथ ही साथ आज आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने तस्बीहां पकड़ी होती हैं हाथों में, नाड़े बेच रहे होते हैं, मसवाक बेच रहे होते हैं, ऐसी चीजें बेच रहे होते हैं कि जिसकी यूटिलिटी
आम लोगों के नज़दीक बहुत कम है। कितने लोग मसवाक करते हैं, कितने लोग जो है वो नाड़े इन जैसे लोगों से खरीदते हैं? बिल्कुल भी नहीं खरीदते। ये एक फेक मर्चेंटाइज सेल करने का तरीका होता है, जिसके जरिए ये बेसिकली मांग ही रहे होते हैं। सड़क के किनारे कहीं ना कहीं बैठे होंगे, एक फट्टा सा लगा के ऊपर चीज़ें रखी होंगी और मांग रहे होंगे। चीज़ इनसे कोई भी नहीं लेता, पैसे दे के चले जाते हैं लोग। और यकीन करें, ये जो फेक मर्चेंटाइज वाले होते हैं, ये तब तक आपकी जान नहीं छोड़ते जब तक आप इनको कुछ पैसे दे ना दें। कि फ़कीर पाकिस्तान की एक सौगात है, और ये सौगात हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो आप पाकिस्तान से बाहर भी कहीं चले जाएं, पाकिस्तान के अंदर भी कहीं चले जाएं, ये आपको हर जगह मिलेंगे। अब अगला सवाल ये आता है कि यार लोग इनको पैसे देते क्यों हैं? तो सबसे पहले जब बंदा सिग्नल पे खड़ा होता है और सिग्नल पर खड़े होते हुए इस तरह के लोग जब आपको घेरा डाल लेते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। आपको लगता है कि यार बंदा इनसे जान छुड़ाए, नहीं तो ये हमें जलील करेंगे, यहाँ पर रास्ता रोक लेते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो आप उस प्रेशर से, उस स्ट्रेस से बचने के लिए इनको पैसे दे देते हैं। दूसरा इसमें जो फैक्टर आता है वो आता है रिलीजियस गिल्ट इंडेक्स का, कि मतलब आप खुद को ये ओब्लाइज समझते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं और चैरिटी करना हमारा इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इस तरह के केसेस देखते हैं तो हमें खुद पे ही गिल्ट होना शुरू हो जाता है अगर हम उनकी मदद ना करें कि यार मैंने कहीं उसकी मदद ना करके गलत तो नहीं किया, क्या मुझे इसका नुकसान तो नहीं होगा, क्या मुझे इसकी सज़ा तो नहीं मिलेगी। तो हम इस चीज़ को भी रोकने के लिए उनको कहते हैं कि भाई तू पैसे फाड़ते हो जा, मेनू ना तंग कर। और फिर वही इमोशनल ड्रामा, इमोशनल मैनिपुलेशन कि जी मैंने बच्चे का इलाज कराना है, कि जी मेरी बहनें छोटी हैं, मैंने बहनों की शादी करनी है। कुछ लड़कियां आ जाती हैं कि मैं यतीम हूँ, मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, और इस तरह की डिफरेंट केसेस आपको सुनाए जाते हैं, जिससे दिल खराश किस्म की आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि यार कितना बुरा हो रहा है यार इनके साथ, मैं क्यों ना इनकी मदद करना चाहूँ। और फिर अल्लाह से तो हम सभी डरते हैं, तो हम चाहते हैं कि यार किसी तरीके से अल्लाह हमसे नाराज ना हो, जबकि इन रियलिटी ये एक बहुत बड़ा माफिया है। पंजाब से भी ज्यादा बड़ा घर कराची के अंदर है, जहाँ पे लोकेशंस डिसाइडेड होती हैं, जहाँ पे माफिया ग्रुप्स एक्टिव होते हैं, हायरिंग होती है, फायरिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इंडस्ट्री है, और बेगरी इंडस्ट्री इसी तरह से चलती है। जिस इफेक्टिव तरीके से बेगरी इंडस्ट्री चल रही है, वहां पर हमारी सरकार को इनसे सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कितने इफेक्टिवली चल रहे होते हैं। उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि आपने इस तरह से एक्शंस परफॉर्म करने हैं, आपने एक्सप्रेशन ऐसे रखने हैं, आपने कपड़े ऐसे पहनने हैं। बच्चों को सजाया जाता है, बच्चों को टीके लगा के वहाँ पर उनके साथ भेजा जाता है, और टाइमिंग तो पक्की पक्की होती है, लोकेशन डिसाइडेड होती हैं कि फलां स्टेशन पे ये खड़ा होगा, फलां जगह पे ये खड़ा होगा। और फिर जब रात होती है तो ड्रॉप ऑफ वैन्स आ जाती हैं इनको पिक करने के लिए और इनको ड्रॉप करने के लिए, और ये अपने उसी लोकेशन पर जाकर वहाँ से घर चले जाते हैं। और कुछ फकीर तो इस तरह के भी देखे जा सकते हैं कि जहाँ पर वो अपनी अपनी गाड़ियों में आते हैं। पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है, और इसके अलावा मजीद भी कंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन अभी तक मेरे मुशाहिदे में पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है कि जहाँ पर एक आम फकीर एक अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट से ज्यादा कमा रहा होता है। इवन तो मैं जो स्टडीज होती हैं मैं उनको ज्यादा क्रेडिबल नहीं समझता। कुछ केसेस के अंदर जो है ना वो काफी ज्यादा एग्जैजरेशन होती है कि कुछ चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, उसका ऑथर कोई नहीं होता, उस स्टडी की क्रेडिबिलिटी होती कोई नहीं है। तो इसी तरह की एक स्टडी है इसके अंदर 38 मिलियन बेगर्स रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये रिपोर्टिंग जो है ये डॉन ने भी रिपोर्ट किया है, ठीक है। उसके अलावा एक इंडियन न्यूज़ चैनल है उसने भी रिपोर्ट किया, लेकिन इसकी कोई वैलिडेशन नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम इस स्टडी को यूज़ करते हैं। और इनमें से हर जो भिखारी होता है वो कम से कम 1000 रुपये डेली का कमा रहा होता है। और ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर रहा होता है। अगर कोई भिखारी कराची में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, ये कम नहीं होते, ये पैसे भरते रहते हैं। और इसी तरह ये जो बेगर इकोनॉमी है, भिखारियों की एक जो मईशत है, ये $42 बिलियन कमाते हैं सालाना। अब आप लोग कहेंगे कि सरकार तुम कहाँ हो, किधर हो तुम? सरकार तो हमें नजर नहीं आती। सरकार एक ईद का चांद है जो कभी कभी नजर आता है, बार बार नजर नहीं आता, क्योंकि असी जेड़े चौंक च लंघने सानू बेकारी जड़े ने थोक दे सामने नजर आते हैं। तो वही पुराना रोना, लॉज तो हैं पर उन लॉज की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लॉज एग्जिस्ट करते हैं, उनमें एक वेगरेंसी एक्ट है, उसके बाद एक हर प्रोविजन का अपना अपना जो एंटी बेगरी एक्ट है वो भी है। अगर कोई भी अभी तक एंटी बेगरी फोर्स हमने आज तक नहीं देखी, जो आई है जैसे कुत्ता मार टीम आती है, वो जो भी उनको हाथ लगता है कुत्ते सुते वो सब ले जाते हैं। इसी तरह अभी तक हमने तो कहीं पे ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा। और इसका दूसरा एंगल पुलिस के बेनिफिट्स का भी होता है, क्योंकि जो ये लोकेशंस होती हैं ये पुलिस के साथ डील्स करके हुई होती है, क्योंकि पुलिस इनको वैसे तो वहाँ खड़े नहीं होने देते, लेकिन जब ये लोग उनको थोड़ा सा हफ्ता लगा देते हैं, महीना लगा देते हैं, शेयरिंग भराबंदी, तो उसके बाद पुलिस भी कहती है कि चलो यार अपना रोजगार चला रहे हैं, चलाने दो, हमें भी पैसा आ रहा है, इनको भी पैसा मिल रहा है, तो
मजा दियां पहना होंदियां ने, सारा कुछ ही चली जा रहा है फिर तो। और अगर आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें कि जनाब हमें जरा बताएं कि आपने अभी तक क्या किया है, तो वो पता है क्या कहते हैं, सी माई फुट, इट्स नॉट माई जॉब। और आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के पास सिर्फ 1-5 का सहारा ही बचता है, और वो भी हर बंदा फोन नहीं करता कतराते हुए कि यार हम पे ही उल्टा कोई केस ना पड़ जाए। और फिर यही फकीर आपको मक्का मुकरमा में भी मिलते हैं, मदीना में भी मिलते हैं, सलवार कमीज पहने हुए, मलमल का रुमाल और ये वो, और बड़े इज्जत से बड़े कॉन्फिडेंस से आएंगे और आपको आके कहेंगे कि सर जी मैं हज करने आया हूँ और मेरा जो है ना वो चलान गुम हो गया है, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरा ये गुम हो, प्लीज मेरी मदद कर दें। और वही इमोशनल गिल्ट आपको मजबूर करता है और आप उन्हें पैसे दें। आजकल ये ट्रेंड बहुत ज्यादा हो चुका है कि लोग यहाँ से जाते हैं हज करने, उम्रा करने नहीं जाते, वो जाते हैं मांगने से। और यही सारी फौज, मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान के अंदर बेगरी जो है, जो बेकारी हैं, फकीर हैं, वो एक सौगात हैं, एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। तो एक्सपोर्ट वो गल्फ में भी होते हैं, तो आपको सऊदी में भी मिलेंगे, आपको यूएई में भी मिलेंगे। और इसी तरह पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तानियों का जितना एम्बैरसमेंट इंटरनेशनल लेवल पर हो सकता है वो हुआ है। पाकिस्तानियों के पासपोर्ट बंद किए गए, पाकिस्तानियों के फ्लाइट्स बंद की गई, वहाँ पर उनके लिए रेगुलेशन सख्त कर दिए गए। दुबई तक के वीज़े के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि आपके मुल्क की रेपुटेशन इन बेगर्स की वजह से इंतहाई निचले सतह के ऊपर आ चुकी है। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि हम चूँकि बड़े हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी होते हैं, तो वो बच्चे जब सड़क पर एक औरत को इस तरह हाथ जोड़ते हुए देखेंगे तो उनके जहन पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो इसका उल्टा असर नहीं लेंगे और आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि बाबा जो मैंने रास्ते में एक औरत देखी थी वो इस तरह करके खड़ी हुई थी और लोग उसको पैसे दे रहे थे, तो क्यों दे रहे थे वो? और खुदा ना करे कि वो उसका गलत असर ले बैठे। तो हमेशा की तरह हम सरकार से ही दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि गरीब बंदा दरख्वास्त ही कर सकता है, हुक्म नहीं दे सकता।